है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन एंड इसराइल के बारे में, फ्रॉम एंशिएंट एम्पायर टू मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। पैलेस्टाइन और इसराइल ये सिर्फ आज के दौर का मसला नहीं, इस सिटी को पिछले 3000 साल से भी ज़्यादा इसे कब्ज़ा करने की लड़ाई चल रही है। ये बात है दोस्तों 1300 BC, उस टाइम पे सबसे एडवांस और पावरफुल एम्पायर इजिप्शियन डायनेस्टी के फ़ायरो रामेसिस II के रूल में ज्यूस लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगा। तब प्रॉफिट मोसेस ने इनको फ़ायरो से आज़ाद करवा कर इस जगह पर लेकर आए, जो कि आज के टाइम पर जेरूसलम है। दोस्तों, इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है, एक्सोडस गॉड्स एंड किंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इसे आप ज़रूर देखिए। ज्यूस, क्रिश्चियन एंड इस्लाम ये तीनों एक अब्राहमिक रिलीजन है। इनकी रूट कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट अब्राहम या इब्राहिम से जाके जुड़ती है। खैर, कुछ अरसे ज्यूस यहाँ पर सुकून से रह रहे थे, मगर इन्वेजन और एक्सपेंशन के चलते इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 300 साल बाद प्रॉफिट डेविड या दाऊद के लीडरशिप में जेरूसलम पर दोबारा से खुद को कंट्रोल में किया। दोस्तों, लंबे समय तक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रही इस जगह पर। तब पहली बार किंग सोलोमन ने इनके लिए यहाँ एक फर्स्ट टेम्पल बनाई। फिर 586 BC में, लगभग 400 साल के बाद, द सेकेंड किंग ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर, ये एक इराक के रीजन में बहुत पावरफुल एम्पायर था। एक्सपेंशन के दौरान इन्होंने ज्यूस को मारा, जेरूसलम को तबाह किया, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन, और इनकी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो बचे उन्हें स्लेव बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया। फिर 517 BC में अखेमेनिड एम्पायर का एक किंग साइरस द ग्रेट ने इस इराक के एम्पायर को हराकर और यहाँ पर जितने ज्यूस थे इन्हें आज़ाद कर दिया और इनकी टेम्पल को दोबारा बनवाया, जिसका नाम सेकेंड टेम्पल पड़ जाता है। अगेन दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही था। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस रीजन पर बहुत लंबे वक्त तक रही, मगर 63 BCE में इन पर ऐसा वक्त आया कि इससे पहले इन पर ऐसा बुरा वक्त नहीं आया था। रोमन एम्पायर ने हज़ारों की तादाद में ज्यूस को मारा, क्योंकि रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ये पहले किंग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती है। अब जीसस क्राइस्ट को ज्यूस ने मारा था, तो इसलिए ज्यूस पर बहुत जुल्म हुआ। जेरूसलम को डिस्ट्रॉय किया और इनकी सेकेंड टेम्पल को भी तबाह कर दिया, जिसकी बस वॉल बचती है। 336 AD में इस्लामिक राशिदून कैलिफेट बैजेंटियम और रोमन एम्पायर एंड ससानीद पर्शियन एम्पायर को हराकर इतने इलाके पर कब्जा कर लिया। इस कैलिफेट के किंग यानी कैलिफ उमर ने सारे रिलीजन को आज़ादी दी। इन सारे हिस्ट्री इवेंट्स के दोस्तों काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशंस के सेपरेट वीडियो बन सकते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आप रिसर्च और ऐसे यूट्यूब के थ्रू ज़रूर ले सकते हैं। एनीवेज, लगभग 350 साल के बाद क्रूसेडर्स ने 1099 AD में जेरूसलम को कॉन्करर करके मुस्लिम और ज्यूस पर लार्ज अमाउंट पर कम्प्लीटली मैसेक्रेट किया। हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, क्रूसेडर्स ने रोड और गलियों को खून से भर दिया था। ये सारे ऑथेंटिक हिस्ट्री के हिस्से और इवेंट्स हैं। फिर 88 ईयर्स के बाद 1187 में बैटल ऑफ हैटीन के बाद किंग सलाउद्दीन ने क्रूसेडर्स को हरा दिया। हारने के बाद जब क्रिश्चियन ने सलाउद्दीन से सवाल किया कि क्या तुम भी हमारे साथ वही सलूक करोगे जैसा हमने किया, तो किंग सलाउद्दीन का जवाब आता है, The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. दोस्तों, इस पर भी एक हॉलीवुड मूवी किंगडम ऑफ हेवन बन चुकी है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखें। अब दोबारा सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। फिर लगभग 800 सालों के बाद, आज से 100 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ब्रिटिश और अरब ने 623 साल पुरानी ऑटोमन कैलिफेट को ख़त्म कर दिया। अब देखिए, आज के डेट में भले ही ज्यूज और मुस्लिम लड़ रहे हो, मगर ज्यूज को सबसे आराम अंडर मुस्लिम रूल में ही था। अब दोस्तों, ये थी ऊपर की मेन हिस्ट्री। अब बात करते हैं आज से लगभग 100 साल पहले की। जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर था, तब पैलेस्टाइन में ज्यूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन खुशी खुशी रहते थे। पर यहाँ के अरब लोग ऑटोमन से खुश नहीं थे, और ज्यूस जो थे उनको कभी भी कोई उनका मतलब एक देश नहीं था। तो अरब जो थे वो साइलेंटली ब्रिटिशर से जा मिले, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने अरबों से एक वादा किया था कि अगर वो ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो उन्हें ऑटोमन से आज़ाद करवा दिया जाएगा।
साथ ही साथ इन्होंने ज्यूस से भी वादा किया अगर वो जंग में इनका साथ देंगे तो इनको एक अलग देश दिया जाएगा। यूरोप में जो ज्यूस थे वो पहले ही काफ़ी लंबे वक्त से नफरत की वजह से परेशान थे और इसके चलते उन्हें मार भी दिया जाता था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जैसे कि पहले बताया, क्रिश्चियन मानते थे कि वो ज्यूस ही थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था। अब जो ज्यूस थे उनकी कम्युनिटी का नेटवर्क हमेशा से बहुत मजबूत था। अब 1891 में एक ज्यूस राइटर लियोन पिंस्कर ने एक बुक लिखी, ऑटो इमेंसिपेशन। यूरोप में ज्यूस पर जुल्म और उनके साथ बुरा हो रहा है। यूरोपियन इन्हें कभी भी बराबरी का सिटीजन्स नहीं मानेंगे, इसलिए इन्हें अपनी किस्मत खुद आजमानी होगी और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना पड़ेगा। और इसके बाद इन्होंने एक अलग देश पाने को ज़ायोनिज़्म कहने लगे। फिर 1896 में थियोडोर हेrzl नामी ज्यूस एक्टिविस्ट ने उसने भी एक बुक लिखी, ज्यूविश स्टेट नाम से। इसमें भी यही लिखा था, इन्हें अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है तो यूरोप से निकलकर इन्हें पैलेस्टाइन के हिस्से में एक अलग देश बनाना होगा। फिर देखते ही देखते ये पॉलिटिक्स में बदल गई, इसलिए ज्यूस जो थे वो दुनिया भर से पैलेस्टाइन में आना शुरू हो गए और उन्हें वहाँ सेटल होने के लिए फैक्ट्रीज, बिजनेस करने के लिए फंड भी दिए जाने लगे। अब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी 1914 में। जो ब्रिटेन था उसे एलाई चाहिए था, तो उन्हें ये लगता था कि अमेरिका और रशिया के ज्यूस थे वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इनकी गवर्नमेंट वॉर में किसका साथ देगी। तो इस वजह से ब्रिटेन ने ज्यूस को खुश करने के लिए ज़ायोनिज़्म को सपोर्ट किया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने एक ब्रिटिश ज्यूस कम्युनिटी के हेड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को लेटर लिखा। इसमें लिखा था कि ज्यूस पैलेस्टाइन में एक अलग कंट्री बना लें और ब्रिटिश एम्पायर इनका कम्प्लीटली सपोर्ट करेगी। इसी के कुछ अरसे के बाद ऑटोमन एम्पायर की हार होती है और उनकी 600 साल पुरानी हुकूमत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है। अब ऑटोमन एम्पायर के टेरिटरी पे ब्रिटिशर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यूस ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था, इसलिए बेल्फोर डिक्लेरेशन किया था। इसे फॉलो किया और यूरोप के जितने ज्यूस थे इनको पैलेस्टाइन वाले लैंड पर माइग्रेटेड करवाना स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने यह भी सोचा था कि फ्यूचर में इस जगह पर इनका कोई एलाई हो। खैर, ब्रिटेन पैलेस्टाइन के लैंड पर ज्यूस कॉलोनी बनाने में कामयाब हुए, मगर जो पैलेस्टाइन के अरब थे उन्हें यह लगता था कि ब्रिटेन ने हमारे बारे में, हमारे आज़ादी का नहीं सोचा। इसके बाद ज्यूस की तादाद और भी पैलेस्टाइन में बढ़ने लगी। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के अलावा स्कूल, ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बना ली। अब पैलेस्टाइन के अरब ये सोचने लगे कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी का तो नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हमारी ज़मीन दूसरों को दे रहे हैं। इसके वजह से पैलेस्टाइन के अरब अपनी आवाज़ उठाने लगे, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स ने इन्हें कड़ी सज़ा भी देना शुरू कर दिया, जिसमें अरेस्ट के साथ साथ कुछ लोगों को फांसी भी हुई। ब्रिटिशर्स ये सब जानबूझ के कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये अप्लाई कर रहे थे, जैसा इन्होंने इंडिया में किया। अरब ने कई बार ब्रिटिशर्स से कहा यहाँ पर जो ज्यूस इमिग्रेशन है इसे लिमिट कर दो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, जर्मनी में हिटलर का भी राइज हो रहा था, तो इसलिए ज्यूस और भी ज्यादा पैलेस्टाइन में आके बसने लगे। एक टाइम पे इनकी पॉपुलेशन उस पार्टिकुलर टाइम पे अरब से भी ज्यादा हो गई थी। खैर, पैलेस्टाइन अरबों की जो स्ट्राइक थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए पील कमीशन बनाया। इसमें यह था कि पैलेस्टाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, पर अरब इस पर भी राजी नहीं हुए कि उनका देश अलग हो ही क्यों रहा है। खैर, इस वाइट पेपर में ब्रिटिश ने एक पॉलिसी पब्लिश की। इस पॉलिसी में सबसे पहले पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब की स्ट्राइक खत्म हो गई और ज्यूस इमिग्रेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई और जो ज्यूस पहले से मौजूद थे उनको अरब की लैंड खरीदने से रोक दिया गया। और एक ये भी फैसला हुआ कि 10 सालों के अंदर पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जहां ज्यूस भी रह सके और ज्यूस की भी यही होम कंट्री होगी। पर जो ये व्हाइट पेपर था ये किसी धोखे से कम नहीं था। ज्यूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स और ज्यूस में लड़ाई भी हुई। पर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, जिसमें बेइंतहा जानी नुकसान हुआ और हिटलर ने अकेले यूरोप के 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूस का कत्लेआम किया, जिसे आप हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते होंगे। इस वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट के इमिग्रेंट्स लिमिट के बावजूद भी ज्यूस पैलेस्टाइन में आते रहे और पैलेस्टाइन में भी व्हाइट पेपर के खिलाफ ज्यूस ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन इन सब चीज़ों से परेशान होकर 1947 में उन्होंने पैलेस्टाइन से निकलने का फैसला किया और इस मसले को यूएन के सुपुर्द कर दिया। तब उस टाइम के एक इटालियन ज्यूइश डेमोग्राफर ने एक एस्टिमेट फिगर निकाली, जिसमें 6,30,000 ज्यूस और 11,81,000 मुस्लिम और लगभग 1.5 लाख के करीब क्रिश्चियंस थे।
फिर यूएन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैसला करती है। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें 11 मुल्कों के लोग थे। यूएन ने अपने प्लान और पार्टीशन में 55% लैंड ज्यूज़ को देने का फैसला किया और उसी इलाके में 45% लैंड पैलेस्टीनियों को देना चाहिए, और ये जो जेरूसलम है इसे खुद यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए। यूएन में कोई फैसला होता है तो सारे देश वोटिंग करते हैं। इंडिया और अरब देशों को छोड़कर सारे देश इस फैसले का सपोर्ट में वोट करते हैं कि पैलेस्टाइन का पार्टीशन होना चाहिए। 72% वोट के साथ यूएन ने यह कंफर्म कर दिया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड ज्यूज़ को मिलेगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दी गई कि 30% ज्यूज़ को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। अब अरब इस फैसले के खिलाफ थे तो ज्यूज़ और पैलेस्टाइन में लड़ाइयाँ होने लगी, पर ज्यूज़ की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी और यूरोप और अमेरिका के साथ भी था, इसलिए पैलेस्टीनियन उनका मुकाबला नहीं कर सके। 1948 में सारे अरब नेशंस ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ये फर्स्ट अरब इसराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज इसराइल पर अटैक करती है, और वॉर ख़त्म होने के बाद यूएन ने जिस हिस्से को पैलेस्टाइन को दिया था इसराइल उन पर भी कब्जा कर लेता है। 1967 में एक और बार वॉर होती है जिसमें इसराइल वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इन सब चीज़ों में पैलेस्टाइन के लोगों ने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम PLO पड़ा, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपना देश आज़ाद करवाने की मुहिम जारी की जिसमें शुरुआत में इन्होंने कुछ प्लेन्स और शिप्स हाईजैक किए, इसलिए यूरोप, इसराइल और अमेरिका ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पर दूसरी कंट्रीज इन्हें रिवोल्यूशनिस्ट मानती है जो बस अपने देश को फ्री कराना चाहते हैं। PLO जो थी जितनी भी पैलेस्टीनियन थे उनका बेसिकली आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंट करती थी। 1979 में इजिप्ट और इसराइल में पीस टॉक के तहत इजिप्ट पहली कंट्री बन जाती है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इसराइल कैप्चर करी हुई सनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, मगर 2 साल बाद इजिप्ट के PM को एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से मार दिया जाता है क्योंकि इन्होंने इसराइल से कैसे सुलह कर लिया। अब जो इसराइल ने वेस्ट बैंक पर इतने अरसे तक कब्जा किया हुआ था तो वहाँ ज्यूज अपने घर बनाने लगते हैं। इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी एतराज़ करती है क्योंकि ये 1947 पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का हिस्सा पैलेस्टाइन के लोगों के लिए था, पर इसराइल ने उस पर भी कब्जा करके ज्यूस लोगों को बसाना शुरू कर दिया। फिर 1992 में PLO और इसराइल के बीच पीस टॉक होते हैं जिसमें PLO के लीडर यासिर अराफात इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइल के PM भी PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब सबको लग रहा था कि यहाँ से सब ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद भी इसराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। गाजा के अंदर जो ज्यूज थे उनको लगातार भेजते रहे और जो डेडलाइन इसराइल को जो दी गई थी पैलेस्टाइन के लैंड को रिटर्न करना है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। इससे PLO भी स्प्लिट हो जाती है जिसका दूसरा विंग फॉर्म में आता है जिसको हम हमास के नाम से जानते हैं। अब दूसरी तरफ इसराइल के लोगों ने भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाया जिसमें वो चाहते थे कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। फिर 1995 में ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने PM का कत्ल कर दिया। वो ये चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास कोई भी पैलेस्टीनियन ना बसे। फिर पहला इलेक्शन 1996 में होता है जिसमें पैलेस्टीन के फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है, मगर पैलेस्टाइन की मिलिटेंट ग्रुप हमास जो है वो इलेक्शन से बाइकआउट कर देता है और इसराइल में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है जिससे इनके दरमियान नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर 2006 में इलेक्शन दोबारा होते हैं जिसमें हमास जीत जाता है, जिसके वजह से PLO और हमास में एक सिविल वॉर हो जाती है। अब इस वजह से पैलेस्टाइन और 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है जिसमें गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड होता है और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में PLO का कंट्रोल रहता है। ज़्यादातर जो इसराइल और हमास की क्लैशेस होते हैं वो इसी गाजा स्ट्रिप वाले हिस्से से होते हैं और इसराइल पर मिसाइल भी इसी जगह से फायर किए जाते हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को हमास 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स फायर करता है इसराइल के ऊपर। इसराइल और पैलेस्टाइन की ये लड़ाई कभी कभी बहुत बड़े पैमाने तक पहुंच जाती है जैसा अभी मौजूदा टाइम में हो रहा है, जिससे काफ़ी बेकसूर लोगों की जान ज़ाया जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।